आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है और प्रीवियसली जो है वो हमने इंटरएटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं उनको स्टडी किया था कल वाले लेक्चर के अंदर, जो हमने एंड किया। आज हमने देखनी है वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, ये किन के लिए होती है? ये रियल गैसेस के लिए होती है, फॉर रियल गैसेस। अभी आपने जो प्रीवियसली स्टडी की हैं, आइडियल गैस लॉ पढ़ा था, और ये जो चीज़ें आपने स्टडी की थी, ये सारी किसके लिए स्टडी की थी? ये आपने स्टडी किया था इसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए। ठीक है, तो अब हमने रियल गैसेस, क्योंकि एक्चुअल तो जो आपके पास गैसेस अवेलेबल हैं वो रियल फॉर्म में, आइडियल को तो हमने इसलिए स्टडी किया था कि हम रियल गैसेस का मॉडल जो है उसको आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो वान डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है ये बेसिकली रियल गैसेस को डिस्क्राइब करती है, यानी कि जो रियल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ये इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करती है। अब आप देखें कि जो आइडियल गैस लॉ था, आइडियल गैस लॉ की जो इक्वेशन है वो ये है PV = nRT। ये इक्वेशन आइडियल गैस लॉ की। ठीक है, इसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स हैं, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर। अब ये इक्वेशन जो है, ये जो आइडियल गैस लॉ की है, ये रियल गैसेस के ऊपर वैलिड नहीं है। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आइडियल गैस के ऊपर वैलिड है। आइडियल गैस की सूरत में इस इक्वेशन को आप अप्लाई कर सकते हैं, रियल गैसेस में ये वैलिड नहीं। ठीक है, दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर रियल गैसेस। ये इक्वेशन जो है ये रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है। तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर आइडियल गैस लॉ जो है वो वैलिड होता है रियल गैसेस के लिए। कब? हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, ये कंडीशन आपने याद रखनी है। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर आइडियल गैस law is valid for real gases। सिर्फ इन कंडीशंस के तहत, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा और किसी कंडीशन के ऊपर ये वैलिड नहीं होगा। सिर्फ इस कंडीशन पे जो आपका आइडियल गैस ला है वो रियल गैस, यानी कि उस वक़्त उस रियल गैस का टेम्परेचर हाई हो और लो प्रेशर के ऊपर हो, तो तब वो एज ए आइडियल गैस के तौर पर बिहेव कर सकती है, और उस वक़्त जो आइडियल गैस लॉ है वो रियल गैसेस के ऊपर अप्लाई हो सकता है। लेकिन इसके अलावा और किसी भी कंडीशंस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर दो रीज़न्स हैं। ठीक है, देयर आर टू रीज़न्स। ठीक है, फॉर द डेविएशन ऑफ आइडियल gases from real gases।
दो हमारे पास सिचुएशंस हैं। नंबर वन, फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। फाइनाइट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का फाइनाइट। देखो आप वहाँ पर जब आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात की थी तो वहाँ पर तो आपने साइज़ का कोई जिक्र नहीं था किया। वहाँ पर तो आपने कहा था कि हमारे पास जो आइडियल गैस होती है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो और वहाँ कहा था कि जो साइज़ होता है वो जो सेपरेशन होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में उसके मुकाबले में बड़ा कम होता है। इतनी साइज़ की बात हुई थी, वहाँ पर किसी फाइनाइट साइज़ की बात नहीं हुई है। तो रियल गैसेस के अंदर तो मॉलिक्यूल्स का साइज़ होता है और वो साइज़ भी क्या होता है, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब है कि वो चीज़ के जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक रीज़न ये हो गया कि अभी इसकी वजह से भी डेविएट करता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर दूसरी रीज़न यह है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द एटम्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द एटम्स। अब आप देखें कि जो आइडियल गैस है उसके अंदर आप कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स या एटम्स एक दूसरे के ऊपर उस वक्त फोर्स लगाते हैं, उस वक्त फोर्स एग्जर्ट करते हैं कि जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। ये हम, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके दरमियान में फोर्सेस मौजूद हैं, लेकिन आइडियल गैस के अंदर हम ये कंडीशन ले रहे होते हैं उसको सिंप्लीफाई करने। अब वहाँ पर अगर हम फोर्सेस का इफेक्ट डाल दें तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, उसको कैलकुलेट करना, क्योंकि हमने उसको सिंपल रखना है आइडियल गैस के लिए। तो हम ये कहते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो उस वक्त ही वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। लेकिन एक्चुअली होता ये नहीं है। असल रियल गैस जो होती है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एटम्स के दरमियान में मौजूद होती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में टकराएँ। ठीक है, आइडियल सिचुएशन है ना। देखिए, चीज़ों को फिज़िक्स के अंदर जब आइडियल चीज़ स्टडी की जाती है ना तो उसका मतलब होता है कि चीज़ों को आसान कर देना, उसको आसान करके फिर मुश्किल की तरफ लेके जाना। तो ये दो बेसिक मसले मसाइल हैं जो आइडियल गैस और रियल गैस को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करते हैं। पहली बात यह है कि हमें साइज़ का वहाँ पर आइडियल गैस का हम बात ही नहीं करते, लेकिन कोई साइज़ तो होता है ना मॉलिक्यूल्स का। रियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद है, कोई गैस है क्लोरीन, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कोई सी भी गैसेज है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स तो हैं और उन सब मॉलिक्यूल्स का कोई फाइनाइट साइज़ भी होगा। इसी तरह उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई भी गैस है, उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होंगी। तो अब ये दो जो अजम्पशंस हैं या ये जो चीज़ें हैं इनको हम इंक्लूड करके वान डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है उसको ड्राइव करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, वान डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट, क्योंकि आपने जितनी अभी पीछे आइडियल गैस स्टडी की है उस आइडियल गैस का कंक्लूजन जो है वो आकर इसके ऊपर होना है, क्योंकि ये चीज़ आइडियल गैस की रूह से आप किस पर अप्लाई कर रहे हैं, रियल गैसेस के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब पहले नंबर पर आप देखेंगे हमारे पास है, हम इसको डिस्कस करेंगे फाइनाइट साइज ऑफ गैस को। नंबर वन, फाइनाइट साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। फाइनाइट साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के उनको हम ये कंसिडर करते हैं। ठीक है, तमाम गैसेस के मॉलिक्यूल्स को हम ये कंसिडर करते हैं कि वो स्फीयर हैं जिनका रेडियस d है। आप उनको यानी कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं गैसेस के उनको स्फेरिकल शेप का कंसिडर कर। आप अक्सर जो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जो माइक्रो लेवल के ऊपर होती हैं हम उनको स्फेरिकल शेप में ले लेते हैं। अज्यूम कर लें हमें देखी तो नहीं है ये चीज़ें, हमें नहीं पता, ये नज़र तो नहीं आती, लेकिन हम इनको
अज्यूम करते हैं, क्योंकि सफ़ियर जो है वो एक बड़ी सिमेट्रिकल शेप है, ठीक है। तो उसकी उस शेप की मदद से चीज़ों को सॉल्व करना जो है वो आसान हो जाता है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, और उनको हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो सफ़ियर्स हैं, और उन सफ़ियर्स का रेडियस कितना है, d है। कंसिडर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एज सफ़ियर्स ऑफ रेडियस d। उनको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये सफ़ियर्स हैं जिनका रेडियस जो है वो d है। तो अब डिस्टेंस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है ये लेस देन नहीं होना चाहिए डायामीटर या रेडियस ऑफ द सफ़ियर के, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, द डिस्टेंस बिटवीन the molecules should not be less than the diameter or radius of the sphere, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, मैं दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो जो डायामीटर है या रेडियस है उससे लेस नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस दैन दैट, ठीक है। उस जितना या उससे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। अब आप ये कंसिडर करें कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमने गैस को इनक्लोज़ किया हुआ है, ठीक है। यानी कि उस सिलेंडर के अंदर गैस का वॉल्यूम जो है वो V है। एक सिलेंडर लिया, उस सिलेंडर के अंदर गैस को, रियल गैस को आपने फिल कर दिया, और वो गैस उस सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम, V वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर रही है। तो कंसिडर ए सिलेंडर in which the gas is enclosed. The gas occupy the volume V in the cylinder. तो गैस जो है एक सिलेंडर, उसके अंदर आपने रियल गैस ले ली और वो गैस जो है वो वॉल्यूम V जो है वो ऑक्यूपाई करती है सिलेंडर के। अब यहाँ पर क्या है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और जो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल है इन मॉलिक्यूल्स को इन टर्म्स ऑफ n मोल्स ऑफ ए गैस वो बराबर है NB के, ठीक है। फ्री वॉल्यूम, फ्री वॉल्यूम का मतलब है कि वो वॉल्यूम के जिसके अंदर वो बग़ैर कोलिजन्स के मौजूद हैं उसको हम कहेंगे फ्री वॉल्यूम। अब इस कमरे के अंदर आप बैठे हुए हैं, आपके आपस में कोलिजन नहीं हो रहे, तो वो जितनी देर तक आपका आपस में कोलिजन नहीं होता उतनी देर तक जो वॉल्यूम अवेलेबल है आपको उसको हम क्या कहेंगे, फ्री वॉल्यूम। क्योंकि वैसे तो अगर बॉडीज़ जो हैं वो मूवमेंट कर रही हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि अगर उन मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन है तो वो मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द रैंडम मोशन जो है वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। तो वो जब एक दूसरे के साथ टकराएंगे मॉलिक्यूल्स या कोलिजन्स करेंगे तो उस वक्त वो जो वॉल्यूम होगा वो फ्री नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स को फ्री वॉल्यूम NB जो है वो क्या है, वो अवेलेबल है। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस।
हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस के अंदर मौजूद हैं, फ्री वॉल्यूम अवेलेबल टू द गैस इज़ इक्वल टू एन बी। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, और बी जो है ये कांस्टेंट है। इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, इस कांस्टेंट को। तो इसका मतलब है कि गैस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है बाय फैक्टर ऑफ एन बी। गैस का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है बाय फैक्टर ऑफ एन बी, ठीक है। द वॉल्यूम of gas is decreasing by factor NB। NB के फैक्टर से डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि जो डिक्रीज़ इन वॉल्यूम है, डिक्रीज़ इन वॉल्यूम ऑफ द गैस inside the cylinder is V minus NB। अब ये चीज़ समझ नहीं आई होगी यकीनन, मुझे भी नहीं आई, लेकिन समझना तो है हमने इसको। अच्छा देखें अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। आपके पास गैस है, अब गैस आइडियल नहीं है। आइडियल गैस के अंदर जो है हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स को जो वॉल्यूम अवेलेबल होता है, फ्री वॉल्यूम अवेलेबल होता है, उसमें हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो सेपरेशन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू देयर साइज। सेपरेशन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू साइज, यानी कि आप ये कंसिडर कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंसेस के ऊपर मौजूद हैं आइडियल गैस के अंदर। किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल गैस की। लेकिन रियल गैस के अंदर तो आपने कोई और चीज़ लिखी है यहाँ पर, आपने कहा शुड नॉट लेस देन, उसको लेस देन नहीं होना चाहिए डायामीटर और रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये तो चीज़ और लिख दी है यहाँ। इसका मतलब है कि क्लियर हो रही है बात यहाँ से। इसका मतलब है कि जो रियल गैस है, रियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, और वो जो फ्री वॉल्यूम उनको अवेलेबल है वो कितना हमने सपोज किया है एन बी। एक मोल के अंदर उनको एन बी फ्री वॉल्यूम अवेलेबल है, लेकिन वो फ्री वॉल्यूम जो आपको अवेलेबल है वो इस फैक्टर एन बी से क्या हो रहा है? डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। भाई टकराएंगे भी ना आपस में एक दूसरे के साथ, अब उनके दरमियान इतना डिस्टेंस नहीं रहा, तो जब वो टकराएंगे अपने साथ तो इस फैक्टर से वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज़ हो। हम ये भी कह सकते हैं कि एन बी है ये आइडियल वाला नहीं है, बात कह सकते हो कि ये आइडियल वाला है लेकिन इसको हमने असल में से निकाल दी, ठीक है, कह सकते हैं, यू कैन से दिस। लेकिन मैं आपको ये समझाने की, फिज़िकली इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें, अब हम इसको यूँ ले लेते हैं कि ये कमरा है, इसके अंदर हम गैस के मॉलिक्यूल्स, अब ये जो सीटों पे बैठे हुए हैं लोग, ये आपके दरमियान में डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे और आपके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर मैं वो पार्टिकल लूँ और ये वाला पार्टिकल लूँ, दो पार्टिकल लूँ, तो इनके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है, इनको फ्री वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है।
लेकिन ये जो पार्टिकल्स बैठे हुए हैं इनको फ्री वॉल्यूम इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो रियल गैस बन रही है इधर। रियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में डिस्टेंस कम होता है। आइडियल गैस के अंदर हम ये सपोज करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो फिर ऑब्वियसली रियल गैस के अंदर वॉल्यूम क्या होगा, फ्री वॉल्यूम डिक्रीज होगा। भाई जब पड़े हुए एक दूसरे के करीब करीब हैं मॉलिक्यूल्स तो उनका फ्री वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए। फ्री वॉल्यूम का मतलब उसको जितनी स्पेस वो घेर रहा है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू, जितनी स्पेस को वो मॉलिक्यूल घेर रहा है। अब जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए हैं तो जो स्पेस है उनके दरमियान वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि इस फैक्टर से वॉल्यूम डिक्रीज। बात समझ आई है कुछ? ठीक है, दिस इज़ द फिज़िकल कॉन्सेप्ट, इसके पीछे ये फिज़िकल कॉन्सेप्ट है। इस वजह से वॉल्यूम जो, अब ये चीज़ जो है वो आइडियल गैस के अंदर तो नहीं है। आइडियल गैस में तो हमने, वो तो आइडियल है ना, उसके तो अंदर हमने सपोज किया हुआ है कि भाई मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर लार्ज डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं और उनको फ्री वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। इसीलिए वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स उस वक्त लगाते हैं जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनके दरमियान तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है जी, एक बात होगी। ठीक है, यहाँ तक हमें कुछ चलो पल्ले पड़ गया कि इसका ये मतलब है। अब दूसरे नंबर पे आप देखें, दूसरे नंबर पे हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो इसके अंदर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नंबर सेकंड, तो आपको जो है वो इस बात का तो पता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती हैं जब आप किसी गैस को सिलेंडर में इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट between the molecules of a gas when it is enclosed in a cylinder। जब हम इसको किसी सिलेंडर के अंदर जो है वो इनक्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो उसके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कल हमने स्टडी की थी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। अब अगर आप सपोज करें कि इस सिलेंडर के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो स्ट्राइक करता है विद द वॉल ऑफ द सिलेंडर, तो वॉल ऑफ सिलेंडर भी फोर्स एग्जर्ट करेंगे उस मॉलिक्यूल पर। सिमिलरली जिस तरह मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं और फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं वॉल्स ऑफ द सिलेंडर के ऊपर, तो जो मॉलिक्यूल्स अब टकरा रहे हैं वाल्स के साथ सिलेंडर की, वो वाल्स ऑफ सिलेंडर के साथ टकरा रहे हैं विद लेस प्रेशर। ठीक है, ये मैं अभी समझाता हूँ, ये भी समझने वाली बात है कि लेस प्रेशर से यहाँ पर क्या मुराद है। लेकिन पहले आप देखें कि अगर नाउ वी कंसिडर ए सिंगल molecule which strike with the walls, with the wall of cylinder, and in reaction wall of cylinder also exert a force
ऑन द मॉलिक्यूल। ठीक है जी। गैस को आपने इनक्लोज कर दिया सिलेंडर के अंदर। ठीक, आप सिलेंडर की वाल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जाके सिलेंडर की वाल्स के साथ टकराएंगे, फ्रीक्वेंट कोलिजन्स हो गए, और इसके रिएक्शन में वाल्स भी फोर्स लगाएंगी मॉलिक्यूल्स के ऊपर। अब क्या है कि मॉलिक्यूल्स बार बार जाके टकराएंगे। आइडियल गैस के अंदर हमने ये चीज़ कंसिडर नहीं की थी कि जब बार बार मॉलिक्यूल्स टकराएंगे जाके वाल्स ऑफ सिलेंडर के साथ, तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब रिएक्शन की फोर्स एक्ट करेगी तो उनका प्रेशर लेस हो जाएगा। कई बार टकरा रहा है, हमने तो कहा था परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन्स है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन के अंदर तो एनर्जी डेसिपेट नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, ऐसी बात ही है ना। तो वहाँ पर तो हमने ये ज्यूम किया था, हमने कहा था कि जो गैस मॉलिक्यूल्स के कोलिजन्स हैं वो परफेक्टली इलास्टिक है आपस में भी और विद द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर भी। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल कुछ और है। यहाँ पर अब बार बार टकराने से उनकी एनर्जी कम हो रही है, यानी कि प्रेशर यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया कम हो रहा है। तो वो जितनी दफ़ा जाके बार बार टकराएंगे उनकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स नहीं है। समझ आ रही है बात? तो इसलिए फिर मॉलिक्यूल्स क्या विद लेस प्रेशर, वो लेस प्रेशर के साथ स्ट्राइक करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक होगी बात? तो now the molecules strike the walls with a less pressure। तो इसलिए मॉलिक्यूल्स जो स्ट्राइक करेंगे वाल्स के साथ लेस प्रेशर के साथ करेंगे। तो लिहाजा गैस का जो प्रेशर है वो रिड्यूस होगा ऑन द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर। ठीक है जी। सो द प्रेशर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स will reduce on the walls of a cylinder। तो वॉल ऑफ ए सिलेंडर के ऊपर ये जो गैस का प्रेशर है ये क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो डिक्रीज होगा इन द प्रेशर ऑफ गैस, द डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ गैस इज N/V का स्क्वायर, और इफ N is replaced by N यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, तो हमारे पास जो डिक्रीज इन प्रेशर है N/V का स्क्वायर, बल्कि इधर आप कहेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो डिक्रीज
इन प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू ए कांस्टेंट आ जाएगा एन ओवर वी। वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है। तो अब प्रेशर जो है हमारे पास, टोटल प्रेशर, प्रेशर क्या है हमारे पास? रियल प्रेशर प्लस डिक्रीज इन प्रेशर। रियल प्रेशर और डिक्रीज इन प्रेशर। रियल प्रेशर तो वो है ना कि जो वाल्व के साथ मालिक्यूल्स टकरा रहे हैं, वो उसका रियल प्रेशर है। और डिक्रीज इन प्रेशर क्या है? डिक्रीज इन प्रेशर रिएक्शन की फोर्स उसके ऊपर लाग रही है, और जब रिएक्शन की फोर्स उन मालिक्यूल्स के ऊपर लाग रही है तो उनका प्रेशर जो है वो टकराने का कम हो रहा है, उनकी एनर्जी लूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये प्रेशर जो है ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? ये प्रेशर हमारे पास आ जाएगा P प्लस A इंटू एन ओवर वी का स्क्वायर। ठीक है जी। अब आप देखें कि आपने प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कैलकुलेट कर रही हैं रियल गैस की। तो बाय आइडियल गैस लॉ आइडियल गैस लॉ के मुताबिक पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब पी इसके अंदर क्या है? ठीक है, और v क्या है? v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो मैं इसको राइट डाउन कर सकता हूँ कि P इज इक्वल टू, बल्कि P प्लस A इंटू एन ओवर वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एन आर टी वी माइनस एन पी। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या निकलेगी? एन आर टी वी माइनस एन बी माइनस ए एन ओवर वी का स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस एंड इट इज नोन एज वान डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, दिस इज the required equation for real gases, and it is known as van der Waal equation of state. अब इसके अंदर A और B आर द कांस्टेंट्स। ठीक है, A एंड B आर कांस्टेंट्स, और ये A और B जो कांस्टेंट्स हैं इनको हमने कैलकुलेट करना है। अभी हमें A और B की वैल्यू का पता नहीं। ठीक है, तो A और B की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वो तो हम करेंगे इन कांस्टेंट्स A और B को कैलकुलेट, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ग्राफ जो है ना इसका वो समझने वाला है। आप देखें कि मैं ये ग्राफ प्लाट करता हूँ इधर।
ये ग्राफ हम प्लाट करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। ये एक टेम्परेचर है T1, ये दूसरा टेम्परेचर है T2, ये तीसरा टेम्परेचर है T3। यहाँ पर क्या है, हेयर T1 लेस दैन T2 लेस दैन T3, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक पॉइंट ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब डैश लाइन जो है ABCD ये रिप्रेजेंट कर रही है एक्सपेरिमेंटल कर्व को। डैश्ड लाइन ABCD is representing the experimental कर्व। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब लो टेम्परेचर के ऊपर T1 के ऊपर ये एक्सपेरिमेंटल कर्व डेविएट कर रहा है थ्योरेटिकल कर्व से, ठीक है। एट लो टेम्परेचर जो है दिस एक्सपेरिमेंटल कर्व deviates from the theoretical कर्व। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व जो है ये डेविएट कर रहा है किससे, थ्योरेटिकल कर्व से। लेकिन हाई टेम्परेचर्स के ऊपर यहाँ पर तो ये डेविएट कर रहा है, लेकिन हाई टेम्परेचर T2 T3 के ऊपर ये सेम है, ठीक है। बट एट हाई टेम्परेचर्स this curve, this experimental curve is similar to theoretical curve। तो ये सिमिलर है थ्योरेटिकल कर्व के। आपने शुरू में क्या असम्पशन ली थी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर्स के ऊपर रियल गैस कैसी होती है, आइडियल गैस कैसी, यही बता रहे थे। लो टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल कर्व एक दूसरे से डेविएट कर रहे हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर दोनों सेम है, क्योंकि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर आइडियल गैस रियल गैस ही होती है, लेकिन जो लो टेम्परेचर है उसके ऊपर आइडियल गैस रियल गैस नहीं होती। इस कर्व से ठीक होगी बात। अब हमने इसके अंदर कैलकुलेशन करनी है A और B कांस्टेंट्स की, वो अब टाइम ओवर हो गया तो वो अब मैं नेक्स्ट टाइम जो है उसको कल वाले लेक्चर में करूँगा।